हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे मैग्नेटिज्म चैप्टर का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की। बच्चों, इसे हम लोग डीसी मोटर के नाम से भी जानते हैं। मोटर आपको एसी भी मिल सकती है और डीसी भी मिल सकती है। चलिए पहले देखते हैं एसी और डीसी का मतलब क्या है। बच्चों, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी के लिए हमारे लिए इतना जानना बहुत है कि इस डायरेक्ट करंट का मतलब है जहां हम पोलैरिटी चेंज ना कर सकें। ये एक सेल है, उसका एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। हम इस पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। जब हम इस पोलैरिटी को चेंज करने की कंडीशन में होते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज्ड। करेक्ट। अब इलेक्ट्रिक मोटर का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब है बच्चों समथिंग जो बिजली से चलेगी, और मोटर का मतलब है जो मैकेनिकल वर्क करेगी। करेक्ट। सो अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी is called electric motor. It is just opposite of generator. जनरेटर क्या करता है? जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके वो कोई ना कोई मशीन चलाती है। फॉर एग्जाम्पल फ़ैन, आपने बटन ऑन किया, पंखा घूमने लगा। वॉशिंग मशीन is also a motor. Correct. Your what is a mixer and grinder, ये भी एक इलेक्ट्रिक मोटर है। योर हैंड ब्लेंडर, ठीक है। चॉपर, इलेक्ट्रिक चॉपर आते हैं। दिस ऑल आर द इलेक्ट्रिक मोटर्स, क्योंकि आप बटन ऑन करते हो ये घूमना शुरू करती हैं। फ़ैन रोटेट करता है, वॉशिंग मशीन घूमती है, मिक्सर ग्राइंडर के अंदर जो ब्लेड होते हैं वो घूमते हैं, हैंड ब्लेंडर के ब्लेड घूमते हैं, चॉपर के भी ब्लेड्स घूमते हैं। सो फंस व्हेन यू स्विच इट ऑन, इट स्टार्ट्स मूविंग और इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। अब इलेक्ट्रिक मोटर भी बच्चों दो तरह की हो सकती है। कैसे हो सकती है बच्चों? ये एसी मोटर भी हो सकती है और ये डीसी मोटर भी हो सकती है। करेक्ट। अब एसी मोटर में देखिए क्या है, जितने भी आपके हाउस होल्ड पावर सप्लाई होती है बच्चों, वो सारे के सारे एसी पे चलते हैं। लाइक योर एयर कंडीशनर, योर कूलर, दिस वर्क ऑन एसी। अब डीसी के अंदर देखो हम एग्जाम्पल और क्या आ सकती है। डीसी में आप लगा सकते हो आपका रिमोट, आपका सेल फोन, क्योंकि आप देखिए ना उसके अंदर कोई ना कोई बैटरी है जिसकी वजह से वो काम कर रहा है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू सम अदर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल ऑल्सो। रिमोट क्या करता है? बटन दबाते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना। इवन योर बैटरी ऑपरेटेड टेबल फैंस, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जिसमें भी आप वो दो सेल लगा देते हो ना अपने, डबल ए या फिर ट्रिपल ए सेल्स आते हैं ना, पेंसिल सेल या मोटे वाले सेल, जिसमें भी आपने ये सेल लगा दिए। लाइक योर क्लॉक, क्लॉक इज ऑल्सो अ डीसी मोटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, घड़ी सुई मूव करती है। सो दिस इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक मोटर एक्चुअली। किस प्रिंसिपल पे काम करती है ये? हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, फोर्स एक्टिंग ऑन एन कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट। ये उसी पे डिपेंड करता है। दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज व्हेन अ कॉइल कैरिंग करंट is passed or is placed in a magnetic field,
it experiences a force, और जिसे बुक्स में कई जगह टॉर्क भी लिखा होगा। ठीक, टॉर्क और फोर्स में डिफरेंस क्या होता है बच्चों? फोर्स किसी एक डायरेक्शन में लग सकती है, टॉर्क हमेशा एक कपल होता है, पेयर में चलता है, एक डायरेक्ट राइट होती है तो एक लेफ्ट होती है, बट दीज आर दी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो आपने फिजिक्स क्लास 9 में पढ़ा था दैट अनबैलेंस्ड फोर्सेस कॉजेज द मोशन। टॉर्क क्या है? इट इज़ अ पेयर ऑफ फोर्सेस विच आर दी अनबैलेंस्ड। सो व्हेन अ कॉइल कैरिंग करंट is placed in a magnetic field, it experiences force. So which law you will be using to find out the direction of the force? That is the Fleming's left hand rule. और इसकी वजह से the coil begins to rotate. So force acting on a current carrying conductor in a magnetic field is the principle for electric motor. अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं बच्चों, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। याद रखिएगा जनरेटर की और इलेक्ट्रिक मोटर की, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्शन लगभग सिमिलर होगी विद अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द टू। कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट्स। सबसे पहला बच्चों आर्मेचर। आर्मेचर को हम कॉइल भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ a large number of turns of insulated copper wire। अगर ये इंसुलेटेड ना हो तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएंगी तारे, इसीलिए वायर को इंसुलेटेड रखा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वूंड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है? सोलेनॉइड। ये एक सोलेनॉइड है। ठीक। नंबर 2, इसके अंदर क्या है? फील्ड, यानी कौन सा? मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द सेकेंड पार्ट। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इज सप्लाइड बाय a permanent magnet, usually horseshoe shaped magnet। अब दिमाग में आता है कि हॉर्स शू शेप मैग्नेट ही क्यों? तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये है आपका हॉर्स शू शेप मैग्नेट। ठीक है, और इस हॉर्स शू शेप मैग्नेट के अंदर एक आपका नॉर्थ पोल रहेगा और दूसरा आपका रहेगा साउथ पोल। सो हमने जब पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि सर्कुलर कॉइल के अंदर सेंटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत स्ट्रांग होता है बिकॉज हॉर्स शू शेप मैग्नेट गिव्स अस अ वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए हम इस मैग्नेट को यूज़ करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक मोटर। करेक्ट। नंबर 3, इसमें आती हैं बच्चों स्प्लिट रिंग्स। याद रखिएगा नाम, दैट इज स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स बच्चों कैसी होती हैं? स्प्लिट रिंग्स होती हैं लाइक दिस। ये आपके पास एक रिंग आएगी और एक रिंग आपके पास ये होगी, दोनों को मिला दें तो एक रिंग बन जाएगी। सो इट इज़ ब्रोकन इन बिटवीन, सो दैट इज़ वाई वी से इट इज़ अ स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स को हम लोग कॉम्यूटेटर्स भी बोलते हैं। ठीक, कॉम्यूटेटर का मतलब क्या आता है? 2 halves of the same ring or the same metallic ring. It is made up of metal. Same metallic ring is there. This is the 2 halves. The ends of the armature are connected to these halves
which also are connected, which also rotate with armature. यानी ये जो स्प्लिट रिंग्स होती हैं ये आर्मेचर के साथ कनेक्टेड होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। जैसे जैसे आर्मेचर घूमता है ये भी घूमने लगती हैं। इनको हम कह देते हैं स्प्लिट रिंग्स को, लेट अस नम एंड नेम्ड एज R1 एंड R2। दो नाम से इनको दे देते हैं क्योंकि वायर के दो ही हिस्से होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक इससे कनेक्ट होगा एक इससे कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट में ब्रशेस। These brushes are also called as sliding contacts. Now two flexible metal plates, or you can say the carbon rods named B1 and B2 are fixed. Why we are using carbon being a non-metal? Because we know that it is a good conductor of electricity. So we can use any metal or we can use carbon rods B1 and B2 and are fixed. Sliding वाली जो है, जो आपकी रिंग्स थी, स्प्लिट रिंग्स थी, वो तार के साथ जुड़ी हुई हैं, वो घूमती हैं साथ साथ, लेकिन जो ब्रशेज हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। अभी जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। दीज आर फिक्स्ड एंड they continuously touch the revolving rings। जो रिंग्स घूम रही हैं उनके साथ continuously टच में भी रहती हैं, ठीक। नंबर 5 इज द बैटरी। उसके बिना तो स्ट्रक्चर काम ही नहीं करेगा। नाउ बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू सेल्स and are connected across brushes. Brushes pass, ये पॉइंट याद रखिएगा, brushes pass current from battery to rings to the armature। माने ब्रशेस का काम क्या होता है? ब्रशेस का काम होता है बच्चों कि करंट जो है वो बैटरी से रिंग्स के पास और रिंग से उस कॉइल के पास पहुंच जाए। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्रशेस का, करेक्ट। अब चलिए इसकी वर्किंग पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने देख ली, अब हम देखते हैं काम कैसे करेगा ये स्ट्रक्चर सारा, ठीक है। देखिए ये रहा आपका हॉर्स शू शेप का मैग्नेट, जिसका ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा उसका साउथ पोल। इसके पीछे आप लगा लीजिए इस तरह से ये मैग्नेट पड़ी है, ठीक है। हमें सिर्फ आगे के हिस्से दिखाई दे रहे हैं, पीछे का हमें नहीं पता, पीछे वो ऐसे ही पड़ी है। सो हमें नॉर्थ मिल गया, साउथ मिल गया, हमारा काम हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जाने वाला है। इसके बीच में बच्चों पड़ी है कॉइल, यानी हमारा आर्मेचर। दिस इज द आर्मेचर। लेट अस लेबल इट एज A, B, C एंड D, ठीक। इस आर्मेचर के साथ पड़ा है क्या बच्चों? स्प्लिट रिंग्स, लाइक दिस। हम थोड़ा सा डिस्टेंस ले रहे हैं, इतना डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। हम ले रहे हैं जस्ट टू शो द डायग्राम। ये है हमारी स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। इन स्प्लिट रिंग्स के साथ बच्चों यहाँ कनेक्टेड है ब्रशेस। दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज S1 एंड दिस इज S2, या इसे हम रिंग भी कह सकते हैं, R1 R2। R1 and R2, and this is what? B1 and B2. These are the brushes which can be made up of carbon. Correct होगी बात?
अब हमने क्या कहा, इन ब्रशेस के साथ क्या कनेक्टेड थी, बैटरी, तो कनेक्ट कर दी बैटरी हमने। यहाँ हम की लगा लेते हैं एक, ये हो गया कनेक्ट बैटरी, राइट बच्चों। अब क्योंकि ये मैकेनिकल है तो इसके अंदर बीच में बच्चों एक एक्सिस रहती है, दिस इज़ द एक्सिस, और इस एक्सिस के ऊपर ही इसने रोटेट करना है, लाइक दिस, समवेयर लाइक दिस रोटेशन होगा, दिस इज़ द एक्सिस। सो यहाँ लिख लेते हैं ABCD क्या है आपका, आर्मेचर। नॉर्थ टू साउथ इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है, इसको यहाँ मार्क कर लेते हैं हम लोग, लाइक दिस, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी हमने। उसके बाद हमारा जो आर्मेचर है बच्चों, दैट इज़ ABCD, R1 एंड R2 आर दी स्प्लिट रिंग्स, look at it, they are fixed and connected with the armature, यहाँ connected है वो। B1 and B2 are the carbon brushes, करेक्ट। और ये रही आपकी बैटरी, ये हो जाएगा आपका की, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ डायग्राम, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई विच रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है, करंट की डायरेक्शन गिवन है। करंट देखिए कैसे पास ऑन कर रहा है, लुक एट द करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है, ये क्या, पॉजिटिव से करंट, करंट अपवर्ड, करंट अपवर्ड, करंट डाउनवर्ड, करंट डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ से पास होके आएगा, ठीक है जी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आपको डायरेक्शन ऑफ करंट गिवन है और साथ ही साथ आपको क्या गिवन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो लेट अस लुक एट द वर्किंग, हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। व्हेन करंट फ्लोज, चलिए लिखते हैं इसको, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, it is transferred to armature, arm AB of the armature experiences a force। अब आप देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ओपन योर लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो पुट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही और करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। अगर अपवर्ड है तो डायरेक्शन हम यू कर देंगे, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ लुक इट इजीली, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू माय फोर फिंगर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट पैरेलल टू द आर्मेचर AB। नाउ लुक एट इट, वेयर द थंब इज मूविंग डाउनवर्ड, अंदर की तरफ जा रहा है, अपने हाथ को ऐसे प्लेस करके देखिए, थंब इज मूविंग इनसाइड, सो इट मीन्स यहाँ पे जो आपका आर्मेचर है दैट विल मूव इनसाइड। सो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी बच्चों, दिस AB विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड, करेक्ट। और ये देखिए BCD का केस में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लुक एट इट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, लुक एट माई थंब वेयर इट इज अपवर्ड, इट इज कमिंग अपवर्ड, सो इसका मतलब इट विल स्टार्ट मूविंग आउटवर्ड, ऐसा ही होगा। देखो ये कॉइल यूं मूव कर जाएगी, so if this is the direction and let us mark it as A, B, C and D, ठीक। so now what will happen, since it is being moved up outward and this is move inward, so it will start moving like this, ऐसे हो जाएगी, यहाँ तक आ गई, इससे आगे नहीं जा रही अभी, अभी यहाँ रुक गई, ठीक है, समझ में आ गई बात, यहाँ तक गई, लुक एट इट, AB इज मूविंग इनसाइड, तो ये गया इनसाइड, CD इज मूविंग आउटसाइड, ये आ गया आउटसाइड, करेक्ट। This is how it is moving. I hope you can visualize it now. So arm AB of the armature experiences a force and
moves outward while moves inward, sorry, it moves inward while arm C D moves outward. करेक्ट. अब देखिए जब ये पूरा रोटेशन लेके बैठ गया, यानी कि ये मूवमेंट थी, इट स्टार्टेड मूविंग इनसाइड आउटसाइड एंड इट विल कंप्लीट द रेवोल्यूशन. सो नाउ व्हाट विल हैपन? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सी डी इधर आ जाएगा और ए बी इधर आ जाएगी. देखिए कैसे. देखो ये हमने लिया इसको. नाउ इट वॉज मूविंग आउटवर्ड, दिस वॉज मूविंग इनवर्ड, इट विल स्टार्ट कीप ऑन मूविंग एंड जब कंप्लीट हो जाएगा सो इट विल मूव लाइक दिस. सो नाउ सी डी इधर आ जाएगा और ए बी इधर चली जाएगी. बात समझ में आ गई? सो नाउ व्हेन, this is number 1. Number 2, when armature completes half revolution, then अब देखिए ये रहा आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, इन बिटवीन हो जाएगा आपका आर्मेचर. ठीक है. अब देखो ब्रश R1 R2 नहीं चेंज हो रहे हैं, R1 R2 इज कनेक्टेड, क्योंकि ये क्या है अब A, ये है B, ये है C और ये D आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन. यही बात कर रहे थे हम. ये देखिए इट बिकेम लाइक दिस, CBAB. करेक्ट. नाउ ये रिंग कौन सा होगा? ये रिंग बच्चों हो जाएगा R2, ये रिंग हो जाएगी R1, क्योंकि ये फिक्स्ड है. देखो CD के साथ R2 कनेक्टेड है, AB के साथ R1 कनेक्टेड है, ये फिक्स्ड है. सो ये ओरिएंटेशन हो जाएगी. नाउ इसके साथ क्या कनेक्टेड है बच्चों? ब्रश B2. और इस तरफ क्या था? ब्रश B1, क्योंकि ये तो कनेक्टेड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है. ये फिक्स किसके साथ है? बैटरी के साथ फिक्स्ड है. लुक एट इट. राइट. यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन द बैटरी इज नॉट गोइंग टू चेंज. ये प्लस है, ये माइनस है. सो यहाँ तो अभी भी करंट की डायरेक्शन वही है सर्किट के अंदर. देर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज डीसी मोटर, क्योंकि सर्किट के अंदर करंट सेम डायरेक्शन में है. यहाँ लिख सकते हैं करंट इन दी सर्किट रिमेन्स इन दी सेम डायरेक्शन. यानी B1 से B2 ही घूम रहा है, देर इज नो चेंज. करंट सर्कुलर ही घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना. करंट में कोई चेंज नहीं आया. लेकिन फ़र्क क्या पड़ गया? इस ब्रश से अब R2 में करंट जाएगा और करंट CD में अपवर्ड और BC में डाउनवर्ड रहेगा. नाउ व्हाट विल हैपन? जब हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, इस ओरिएंटेशन में आ गए. नाउ अगेन देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, करंट की डायरेक्शन अगेन वही है. मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, magnetic field, direction of current upward in DC. Correct. Look at it, this is the direction of current, this is the direction of magnetic field. So ये रहा आपका magnetic field, ये रहा आपका current upward. Look at it. Now CD कहाँ जाएगी? अंदर. So it has to move inside. Now CD will move inside and AB will come out. Correct. तो CD और AB अब ऐसे ही मूव करेंगे और फिर ये पूरा घूम के आ जाएगा और फिर वापस इसी ओरिएंटेशन में आ जाएंगे. सो इसका मतलब ये जो आपका आर्मेचर है वो तो यूं ही घूमे जा रहा है, गोल गोल घूम रहा है, एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है. लाइक योर फैन, बटन ऑन हुआ, करंट की डायरेक्शन कोई चेंज नहीं हुई एंड इट इज़ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. करेक्ट. AB से BC, CD से AB, AB से CD से AB, it is moving in the same direction. So now when armature completes half revolution, then arm CD experiences a force inward and arm AB experiences
force outward. राइट? तो अब यहाँ लिख सकते हैं by using Fleming's left hand rule, when current flows through the circuit, it is transferred to the armature. By using Fleming's left hand rule, arm AB of the armature experiences a force and moves inward while arm CD moves outward. या फिर यहाँ लिख सकते हो आप by लास्ट में by using Fleming's left hand rule. But don't forget to explain when you are writing in your exam. तब ध्यान रखिएगा, explain Fleming's left hand rule here. यहाँ पे इसको बताना भूलना नहीं कि what is the Fleming's left hand rule. ठीक है? So the armature keeps on rotating in the same direction. Also, current in the circuit is in the same direction. Right? So this is what is the electric motor. So आप लिख सकते हो कि armature keeps on rotating in the same direction. Also, current in the circuit is in the same direction in DC electric motor. क्योंकि हम डीसी मोटर पढ़ रहे थे, सो हमें ध्यान रखना है कि ये डीसी मोटर में इस कंडीशन में हमें आपका आर्मेचर रोटेट होता हुआ मिलेगा, जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट विल नॉट चेंज एंड पोलैरिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल रिमेन कांस्टेंट. राइट? अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम स्पीड ऑफ रोटेशन को बढ़ा सकते हैं. स्पीड ऑफ rotation of the motor can be increased by कैसे? सबसे पहली चीज़ बच्चों, हमें पता है अगर डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, ठीक है, सबसे पहली चीज़ स्ट्रेंथ ऑफ करंट flowing in the circuit is increased. यानी करंट की क्वांटिटी बढ़ा दी हमने सर्किट के अंदर एंड आर्मेचर के अंदर. सो आपको रोटेशन बढ़ जाएगी. नंबर 2, इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल of armature. Number 3, increase in the area of coil. And number 4, increase in the strength of magnetic field. ठीक? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी सोलेनॉइड के ऊपर बेस्ड हैं, तो सोलेनॉइड का ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई हो जाएगा. स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ाने के लिए फोर्स बढ़ानी है. फोर्स बढ़ाने के लिए हमें पता है सोलेनॉइड में क्या था, F इज इक्वल टू बी क्यू वी, हमने ये भी पढ़ा था. F इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी आई एल. सो ये दोनों ही फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे. स्पीड बढ़ाने का मतलब है वेलोसिटी बढ़ानी है. ठीक है? सो अगर फोर्स बढ़ती है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी. फोर्स को बढ़ाने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं? आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाइए, करंट बढ़ाइए, लेंथ ऑफ द कॉइल बढ़ाइए, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बढ़ाइए, आपकी फोर्स बढ़ जाएगी. फोर्स बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी. करेक्ट? यूजेस क्या हैं बच्चों? इसमें बेसिकली हमें इस फॉर्मूला को यूज़ करना है रादर देन दिस, क्योंकि यहाँ तो हम वेलोसिटी को फोर्स के साथ इक्वेट करेंगे. सो अगर हमारे पास ये फैक्टर इंक्रीज़ करते हैं तो वेलोसिटी भी इंक्रीज़ करेगी बिकॉज फोर्स इंक्रीज़ कर रही है. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, दैट बी क्यू वी इज़ इक्वल टू बी आई एल. तो आप यहाँ कहोगे बी आई छोड़ दे अगर, तो खाली वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ करनी भी है तो कंडक्टर की लेंथ और करंट इन द सर्किट इम्प्रूव कर दीजिए.
आपकी वेलोसिटी इंप्रूव कर जाएगी। बट अगर फोर्स भी इंक्रीज़ करनी है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो फोर्स बढ़ती है, फोर्स बढ़ती है तो वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है, स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ती है। यूज़ ऑफ डीसी मोटर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। इलेक्ट्रिक फैंस, कूलिंग के लिए जो यूज़ होते हैं वो भी, और जो एग्जॉस्ट के लिए यूज़ होते हैं वो भी। दूसरा नंबर है आपका पंपिंग वाटर। मोटर लगती है ना पंप करने के लिए पानी को, पंपिंग वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 3 आप देखिए, फॉर रनिंग ट्रैम कार्ड्स एंड ऑल्सो फॉर रनिंग और मेकिंग दिस स्मॉल मोटर ऑफ फॉर वेरियस टॉयज़। हम कहते हैं ना चाबी भरी उसके अंदर और चल पड़ा वो। दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग, वी आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी से मोटर एनर्जी बना रहे हैं या मैकेनिकल एनर्जी मूव कर रहे हैं, यानी कि टॉय स्टार्ट्स मूविंग। यहाँ कई बार क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स। तो मैं यहीं आपको बता दूँ कि इसके फंक्शन में ध्यान रखिएगा। फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इज़, इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, कनेक्टेड तो है लेकिन इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन switch for reversing the direction of an electric current. Switch for reversing the direction of electric current. आर्म्स इन आर्म्स, आर्म्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट स्विच करने का जिम्मा भी इसी का है, ठीक। ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों, जैसा कि इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि बिजली की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होना और उसकी वजह से करंट की इंडक्शन होना, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माइकल फैराडे, who was the scientist behind it, Faraday started experimenting to produce electric current from magnets। वो कहते हैं अगर एक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है तो जो मैग्नेट्स हैं उनको भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना चाहिए, ये इनके दिमाग में था। तो लगभग ही टुक 6 years, 6 साल लग गए उनको इस सारे एक्सपेरिमेंट को अपनी लैब में करते 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 करते, और बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए भाई। जब वो फ्रस्ट्रेट हो गए बच्चों, उन्होंने उठा के एक मैग्नेट जो है ना ऐसे फेंक दी। ही जस्ट थ्रू इन द लैब। जहाँ लैब में उसने फेंकी वहाँ कॉइल पड़ी हुई थी, और अचानक उसने देखा कि वहाँ करंट प्रोड्यूस हो गया। कैसे भला? यूँ समझ लो कि वहाँ एक इस तरह से कॉइल पड़ी थी, ठीक है, और जब उन्होंने मैग्नेट फेंकी तो वो इसके नज़दीक आके गिरी, इस कॉइल के पास कहीं गिरी, लाइक दिस। सोलेनॉइड टाइप पड़ा था स्ट्रक्चर उनके पास, ही वॉज वर्किंग ऑन इट। तो जैसे उन्होंने मैग्नेट को फेंका, ही थ्रू द मैग्नेट and it went close to the coil। तो जब ये कॉइल के पास पहुंची तो बच्चों इसमें एक अपरेटस लगा था, दैट इज़ द गैल्वेनोमीटर, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा है। गैल्वेनोमीटर जो है इसका काम क्या है? इट जस्ट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट होगा तभी तो डायरेक्शन देगा ना। तो जब इन्होंने, माइकल फैराडे ने फ्रस्ट्रेट होके इस मैग्नेट को फेंका तो वो इस कॉइल के पास गिरी। जब कॉइल के पास गिरी तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गई, और उसने कहा कि अगर डिफ्लेक्शन हुई तो इसका मतलब करंट पैदा हुआ। फाइन, यानी कि मैग्नेट के कॉइल के पास आने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गई। सो व्हेन ही थ्रू मैग्नेट एंड इट वेंट क्लोज टू द कॉइल, galvanometer
showed डिफ्लेक्शन, मतलब उस गैल्वेनोमीटर में इस तरह से कोई एरो बन गया। पहले एरो कैसा था, ऐसे था, ज़ीरो की तरफ पॉइंट कर रहा था। जब मैग्नेट इसके पास गई तो डिफ्लेक्शन होगी, लेट अस से इन दिस डायरेक्शन। तो उसने देखा इसमें चेंज आया है। जब चेंज आया तो उसका दिमाग ठनक गया कि भैया यहाँ तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ही मेड इन 1831। Accidentally, the discovery made in 1831 accidentally after 6 years of hard work, जो कि किसी एक दिन ऐसे ही मिल गया उसको, धक्का मारा, फेंक के मारा उसने, भैया नहीं हो रहा, तो बल्ब जग पड़ा। चलिए, सो दिस डिस्कवरी वॉज मेड बाय माइकल फैराडे। देखिए उसने उनका फिर इन्फ्रेंस क्या था, इसमें से क्या निकाला उन्होंने। ही सेड लेट अस take a coil with number of turns, जितने ज़्यादा टर्न्स हो उतना अच्छा है, and a galvanometer. Both are connected in series. क्योंकि आपको पता है सीरीज़ में क्यों कनेक्ट किया है हमने, बिकॉज सीरीज़ में करंट सेम रहता है, तो कॉइल में जितना करंट होगा गैल्वेनोमीटर उसी को डिफ्लेक्ट करके दिखा देगा। तो ये स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने, अपन फिर से बना लेते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, दिस इज जस्ट लाइक अ सोलेनॉइड ए बी, ठीक। और इसके पास एक मैग्नेट रखी उन्होंने, दैट इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। सो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया इसका, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, कहता है कि पहले हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया, हमने इसको इसकी तरफ लेके गए, सेकेंड पार्ट में हमने मैग्नेट को दूर भेजा, यानी कि एक बार मैग्नेट नज़दीक लेके आए, एक बार मैग्नेट दूर लेके गए। व्हाट हैपेंड, उसने कहा, हमारे माइकल फैराडे का ये कहना था कि अगर मैं इस सोलेनॉइड के अंदर गैल्वेनोमीटर को लगा के और यहाँ मैग्नेट रख लेता हूँ, ठीक है, और लेट अस से पहले इसकी तरफ लेके गए, लेट अस से दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, व्हेन मैग्नेट मूव्स टूवर्ड्स कॉइल, ठीक है, जब मैग्नेट कॉइल की तरफ गई, सो व्हाट हैपन, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुई, लेट अस से ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेट गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। फिर क्या किया हमने, दिस इज़ माय फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में मैंने क्या किया, मैंने मैग्नेट को दूर करना शुरू किया। सो सेकंड पॉइंट में मैग्नेट मूव्ड अवे फ्रॉम कॉइल, ठीक। गैल्वेनोमीटर अगेन शोड अ डिफ्लेक्शन इन राइट हैंड साइड। अब की बार उसने डिफ्लेक्शन कहाँ दी, राइट साइड के अंदर दी, ठीक। और तीसरी कंडीशन हमने ले ली, जब ये मैग्नेट इसके अंदर थी, माइन के मैग्नेट इनसाइड कॉइल एंड स्टेशनरी, यानी मूव नहीं कर रही थी, ठीक। एट दैट टाइम गैल्वेनोमीटर शोड नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कैसी थी, ऐसी थी, अपवर्ड, सिंपल, खड़ा था। नंबर 4 पे देखते हैं, हमने क्या किया, मैग्नेट को रिमूव कर दिया। अगेन मैग्नेट रिमूव्ड एंड इज स्टेशनरी आउटसाइड। गैल्वेनोमीटर शोड नो डिफ्लेक्शन अगेन, माने गैल्वेनोमीटर के ऊपर कैसा एरो था, ऐसा एरो था। समझ में आ गई बात। सो चलिए एक और चीज़ करते हैं, इसमें हम एक थर्ड फोर्थ पोजीशन भी बना लेते हैं।
दिस इज माई सोलिनॉइड, दिस इज द गैल्वेनोमीटर। ठीक, और अब की बार जो मैग्नेट है वो अंदर है। ठीक है, और एक बार और बनाते हैं। दिस इज माई कंडीशन नंबर 3, व्हेन गैल्वेनोमीटर शोड नो डिफ्लेक्शन। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर शोड दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन। नंबर 4 पे बना लेते हैं बच्चों। ये रही हमारी कॉयल with a galvanometer and this my magnet standing outside stationary. This is number 4. यहाँ भी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कैसी थी? स्टेशनरी, यानी ज़ीरो। यानी कि मैग्नेट की अगर मूवमेंट हो रही है रिलेटिवली तो ही वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, नहीं तो नहीं दे रहा है। राइट, सो हम यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं हमारा। सो इफ देयर इज relative motion of in coil and magnet, there will be deflection in galvanometer. Means current will be produced. और गैल्वेनोमीटर सिर्फ करंट की डायरेक्शन को बताता है या करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है और कुछ नहीं करता है। ठीक है जी। इफ करंट रीचेज a steady value, the galvanometer steady value और ज़ीरो, या तो करंट स्टेडी हो जाए या ज़ीरो हो जाए, देन galvanometer will give zero deflection. अभी सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, केप्ट मैग्नेट स्टेशनरी, लेकिन अभी जो ये कॉइल थी, इस कॉइल को उन्होंने मूव किया। यानी कि पहली बार क्या किया, फर्स्ट टाइम में इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स मैग्नेट, सेकेंड टाइम में इट स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट, और एक टाइम तो हमें पता ही है इट इज़ स्टेशनरी। 3 और 4 के अंदर देर इज़ नो रिलेटिव मूवमेंट, देर इज़ नो रिलेटिव मोशन, आइदर द मैग्नेट इज़ इनसाइड द कॉइल और इट इज़ केप्ट आउटसाइड द कॉइल। सो अगेन हमें यही चीज़ मिला कि फर्स्ट केस के अंदर लेट अस से द गैल्वेनोमीटर शोड लेफ्ट डिफ्लेक्शन, इन सेकेंड केस लेट अस से इट शोड द राइट डेविएशन, और थर्ड एंड फोर्थ के अंदर इट शोड नो डिफ्लेक्शन, यानी गैल्वेनोमीटर सीधा था। सो उन्होंने ये कहा कि चाहे मैग्नेट को आप मूव कर लो चाहे कॉइल को आप मूव कर लो, करंट की डिफ्लेक्शन होती है अगर दोनों का रिलेटिव मोशन आएगा। पर हम तो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, हमें तो कुछ और भी चाहिए। चलो फिर एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। उन्होंने क्या किया, 2 कॉइल्स ले ली, मतलब तो मैग्नेट से है। अब मैग्नेट तुम बार मैग्नेट ले लो या कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले लो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो, मैग्नेटिक इफेक्ट तो आ गया। अपने को मैग्नेट चाहिए किसी भी फॉर्म में। सो उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया, उन्होंने एक और कॉइल ली, ये आपकी कॉइल आ गई। ठीक, इस कॉइल के अंदर उन्होंने बैटरी लगा दी। दिमाग तो बहुत तेज ही था, वो बात और है कि 6 साल लग गए थे एक्सपेरिमेंट करते करते, फिर भी धक्के से उनको मिला था। पर चलिए फिर भी टू ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू द साइंटिस्ट। तो ये करंट यहाँ से प्रोड्यूस हुआ और इसमें से निकला है। अब हमें मालूम है ये सोलेनॉइड बन गई। इस सोलेनॉइड के साथ हमने एक और अप्लायंस और इसी में कनेक्ट कर दिया, एक और कॉइल लगा दी। अब इस कॉइल के अंदर हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाया, हमने इसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक, अब हम ये देखना चाह रहे थे कि इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या इसमें करंट आएगा।
तो देख लेते हैं, ये ऊपर गया, ये डाउनवर्ड आएगा, इसका डाउनवर्ड आ रहा है। तो नाउ लुक एट इट, इट इज़ व्हाट, कैसी डायरेक्शन में हो रहा है करंट पास, हम सर्कल बना लेते हैं, ये पीछे वाला, ये आगे वाला। तो सर्कल कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो ये कौन सा पोल होएगा, साउथ पोल। ये बनेगा आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। अब साउथ पोल नॉर्थ पोल बन रहे हैं तो पक्की बात है मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो गया। भले ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्थ टू साउथ जाना है, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ, लाइक दिस। इसका मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर ये कॉइल रिलेटिवली मूव करेगी तो इसमें करंट आना चाहिए, करेक्ट। यही माइकल फेरेडा का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या कहा, कहता है नाउ व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, this is my coil number 1, this is the coil number 2. So when the circuit is closed, current flows in coil 1 producing magnetic effect. Now this magnetic effect or this magnetic field in coil 1 produces momentary deflection in galvanometer of coil 2, showing that current is induced in coil 2 due to electromagnetic effect of coil 1. Similarly, when circuit is opened, then there is no deflection, there was no deflection observed in galvanometer of coil 2. This induction of current in coil 2 or the another coil, another conductor, due to the magnetic effect of electric current in one conductor is called electromagnetic induction. एक कॉइल के इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरी कॉइल में करंट हुआ। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यही फिनोमिना है जो हमारा जनरेटर में काम करेगा बच्चों। सो द फिनोमिनन ऑफ जनरेशन, so phenomena of generation of an electric current in a circuit from magnetic effect that is by changing the magnetic flux
linked with it is called electromagnetic induction. राइट इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो सिंपल सी चीज़ है, एक फील्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के या एक कंडक्टर के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से दूसरे कंडक्टर में जब करंट पैदा हो जाए उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो हम इसे अगर और भी सिंपल टर्म में समझना चाहें, लेमैन टर्म में, तो बहुत सीधी सी चीज़ है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी. क्योंकि हमने क्या कहा था, रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन तभी आएगा जब एक चीज़ मूव कर रही है. मूवमेंट का मतलब मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है. सो मैकेनिकल एनर्जी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट बन रही है इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और यही कॉन्सेप्ट, ये बेसिक, ये फंडामेंटल यूज़ होगा आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर. राइट. सो नाउ लेट अस लुक एट दी Faraday's law of electromagnetic induction. फैराडे ने कुछ लॉ दिए इस सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए. सबसे पहला लॉ उनका क्या था, whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil an electric current and potential difference is induced. This induced potential difference lasts as long as there is a change in the magnetic flux linked with a coil. जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, उसकी क्वांटिटी चेंज होती रहेगी, तब तक इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होता रहेगा. यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी या मैग्नीट्यूड चेंज होगा, दोनों ही अफेक्ट करेंगे. द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट and potential difference is directly proportional to the rate of change of magnetic flux with the coil. तो आप यहाँ लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड by phi, that is phi, phi. ठीक. And he is saying change in delta phi upon delta t, change in magnetic flux, rate of change of magnetic flux in the coil, it is directly proportional किसके, करंट के. So current is directly proportional to delta phi upon delta t. The magnitude of induced current and potential difference is directly proportional to magnitude of both, चाहे वो I है चाहे वो V है. V is also directly proportional to phi upon delta t. दोनों ही. So I is directly proportional to phi upon t, phi upon t, rate of change of this. ठीक है जी. This is the second law of Faraday. So यहाँ से हम लिख सकते हैं if the rate of change of, if the
डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी रिमेन्स यूनिफॉर्म, यानी वो चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स यूनिफॉर्म, देन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स स्टेडी or remains constant. If the current in the coil is closed, यानी सर्किट को हम ओपन कर दें, if the circuit, let's mark it as circuit, if the circuit in the coil is closed, यानी कि सर्किट क्लोज हो गया, करंट विल फ्लो, then the current flows in the coil due to the induced potential difference at its ends. So हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है. नंबर वन इज वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ V डिपेंड्स अपॉन नंबर वन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दूसरा टाइम in which flux changes. So you can say V is directly proportional to delta flux upon delta T. जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. मोर द चेंज इन द फ्लक्स विद लेस टाइम, मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस. तो चलिए देखते हैं कि इंड्यूस्ड करंट का पता कैसे चलेगा. हमने देखा फोर्स का कैसे पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे निकालनी है. अब हम देखेंगे करंट के बारे में. हमारे पास तीन ही फैक्टर हैं, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड देन फोर्स. तीन ही थे, एफ बी आई. हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकाल रहे थे, राइट हैंड थंब रूल से, लाइक दिस. फिर हमने देखा हमने डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकाली, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब हम निकालेंगे करंट की डायरेक्शन, लेकिन उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. इसी को बच्चों डायनेमो रूल भी हम कह देते हैं. So now look at this diagram. So this is the forefinger, which is in the direction of the magnetic field. This is your thumb. Which is in the direction of force. Then this is your middle finger. That will point towards the इंड्यूस्ड करंट आई. और ये रहे आपके हाथ. ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर. चलो भैया दे दिए हमने, क्या है तुम रोते रहते हो. ठीक है जी. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गेट द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अंदर भी आपका एफ बी आई ही एप्लीकेबल है. द ओनली थिंग इज दैट योर फोर फिंगर and this is the middle finger, TFM. Thank God. Okay. So थंब आपका देगा फोर्स, फोर फिंगर आपकी देगी मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर देगी आपको करंट की डायरेक्शन. मगर आपको यूज़ करना है राइट हैंड, इसका आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इसे आप एक तरीके से और समझ सकते हो बच्चों. चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको. ये रहा आपका नॉर्थ पोल और ये रहा आपका साउथ पोल. ठीक, लेट अस जस्ट ड्रॉ लिटिल बिट ऑन इट लाइक दिस. ये भी ऐसे ही पीछे की तरफ जाएगा, राइट. सो ये आपके पास मैग्नेट पड़े और पीछे की तरफ उसको आप चाहो तो हॉर्सशू कंप्लीट कर सकते हो लाइक दिस. सो दिस इज़ योर मैग्नेट. अब इस मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, वो किस तरफ से किस तरफ जाएगा, डेफिनेटली ऑन साउथ, नॉर्थ टू साउथ. इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट from north and moves towards the south. So let us say that the direction of motion is downward. ये हमें force पता है. This is हमें magnetic field पता है. So you are going to use your right hand. Magnetic field and this is the force. Look at it. हमने downward रखी है force. Downward force on magnetic field on the right hand side. So which way is going to be the direction of the current? देखिए कैसे जाएगा. This is the magnetic field and this is the force downward.
तो करंट किधर जा रहा है, पीछे की तरफ, बिल्कुल. सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट इज इनसाइड द पेपर. इट्स मूविंग इनसाइड, राइट. So this is how we are going to check the direction of current. How to define the dynamo rule or the Fleming's right hand rule. Stretch the thumb, the first finger and the central finger of the right hand so that they are mutually perpendicular to each other. Look at it. They all are perpendicular to each other. 1, 2 and 3. All directing toward the x, y and z axis. If the forefinger points in the direction of magnetic field, the forefinger is in the direction of magnetic field and thumb points towards the motion of the conductor, thumb towards the motion of the conductor, then the middle finger stretches towards the direction of induced current. So this is what is the direction of the current. So let us say this is the direction of motion, like look at it, this one. This is the direction of magnetic field, like this. Direction of force is given by the thumb, this one. Induced current given by the middle finger. So this is what is the Fleming's right hand rule. बच्चों यही रूल आप अप्लाई करेंगे डायनेमो में यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर में. In our next lecture that we will be talking about a AC generator and we will be talking about domestic circuit, short circuit, overloading and fuse once again. So till then, take care, keep smiling and keep studying.